नमस्कार दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम आज मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की कृषि। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश का पठार देखा था और उसके बाद देखा था मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी। मध्य प्रदेश के पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 7 पठार हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। मिट्टियों की विविधता के कारण इन पठारों में विभिन्न फसलों में भी विविधता देखी जा सकती है। मिट्टियों में विविधता के कारण फसलों में भी विविधता देखी जा सकती है। तो फसलों में विविधता के कारण ही फसल क्षेत्रों का निर्धारण भी किया गया है। और साथ ही हम देखेंगे कि जलवायु प्रदेशों का भी निर्धारण किया गया है। फसलों में विविधता के कारण कृषि जलवायु प्रदेश विकसित किए गए। उन क्षेत्रों को कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। कृषि की विविधता के कारण मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। वो प्रदेश कौन कौन से हैं तो हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश की कृषि के अंतर्गत देखेंगे मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की कृषि हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत देख रहे हैं हम, है ना। तो मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। जैसा देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का मानचित्र अवस्थित है। इनमें विभिन्न लोकेशन पे जलवायु प्रदेशों को दर्शाया गया है। तो मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश, कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं मध्य प्रदेश में? 11 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? 11 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो पहला जलवायु प्रदेश कौन सा है, चलिए देखते हैं हम, है ना। पहले कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत क्या आता है? मालवा का पठार। 5वां कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा हो गया हमारा? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र 5वां कृषि जलवायु प्रदेश हो गया। दक्षिण छत्तीसगढ़ का मैदान, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिण में कौन सा जलवायु प्रदेश है? छत्तीसगढ़ का मैदान। कौन सा जलवायु प्रदेश है? छत्तीसगढ़ का मैदान हमारा 7वां जलवायु प्रदेश है, 7वां कृषि जलवायु प्रदेश है। अब देखेंगे अगले कृषि जलवायु प्रदेश की, तो 8वां कौन सा है? निमाड़ कृषि जलवायु प्रदेश। 9वां कौन सा है? झाबुआ की पहाड़ी जलवायु प्रदेश। 9वां कृषि जलवायु प्रदेश है हमारा। 10वां की बात करेंगे तो मध्य नर्मदा घाटी, यहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक क्षेत्र से निकल के कहाँ प्रवाहित होती है? पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो मध्य में एक मध्य नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश भी पड़ता है हमारा, ठीक है। मध्य में कौन सा जलवायु प्रदेश पड़ता है? मध्य में नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा 10वां कृषि जलवायु प्रदेश हो गया। अब 11वें कृषि जलवायु प्रदेश की बात करेंगे तो 11वां कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। 11वां कृषि जलवायु प्रदेश हो गया। तो बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में कृषि हमारा टॉपिक है। मध्य प्रदेश की कृषि हमारा टॉपिक है। इसके अंतर्गत देखिए मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। हमने देखे 11 कृषि जलवायु प्रदेश के नाम कौन कौन से हैं। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में मध्य प्रदेश को विभक्त किया गया है, ठीक है। मालवा का पठार देखिए, दूसरा मध्य क्षेत्र देखिए, तीसरा विंध्य का पठार देखिए, चौथा कैमूर की पहाड़ी देखिए, 5वां उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र देखिए, 6वां छत्तीसगढ़ का मैदान देखिए, 7वां सतपुड़ा का पठार, 8वां निमाड़, 9वां झाबुआ की पहाड़ी, 10वां मध्य नर्मदा घाटी और 11वां देखिए बुंदेलखंड का पठार। इस प्रकार मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। कितने कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में इसको विभक्त किया गया है, ठीक है। डायग्राम का नाम क्या है हमारा? मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु प्रदेश। मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु प्रदेश डायग्राम का नाम है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की कृषि के अंतर्गत आगे देखते हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में एक अध्ययन हो गया। कृषि जलवायु प्रदेश कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उन कृषि जलवायु प्रदेशों के नाम भी देखे गए हैं और वो कृषि जलवायु प्रदेश कहाँ कहाँ अवस्थित है मध्य प्रदेश की मानचित्र के अंतर्गत, यह भी हमने जाने हैं, ठीक है। तब इसके आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की कृषि के अंतर्गत ही बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की कृषि को मिट्टी की क्षमता के आधार पर, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर, मिट्टी की विविधता के आधार पर विभिन्न जो प्रदेशों में और भी बांटा गया। ये तो 11 जलवायु प्रदेश हो गए। यह 11 जलवायु प्रदेश हो गए। इन 11 प्रदेशों की जलवायु की विविधता बहुत अलग अलग है। तो इन्हीं जलवायु की विविधता के कारण जलवायु में विविधता होगी तो कृषि में भी विविधता होगी।
कृषि में विविधता तो होगी ही, तो साथ में मिट्टी में भी विविधता होगी, काली मिट्टी होगी, कहीं कछारी मिट्टी होगी, कहीं जलोढ़ मिट्टी होगी। तो इन्हीं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में और भी कृषि प्रदेशों में मध्य प्रदेश की कृषि को और भी कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है। विभिन्न संस्थानों, विभिन्न फसलों के आधार पर भी मध्य प्रदेश की कृषि को विभक्त किया गया है, इनके अलग अलग प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश की कृषि को किस विभाग द्वारा और किन फसलों के आधार पर विभिन्न प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए बात करते हैं जो कृषि विभाग है, मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने ठीक है, मध्य प्रदेश को 5 प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कृषि विभाग ने किया गया मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है। इन कृषि प्रदेशों का नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 कृषि विभागों के नाम इस प्रकार हैं। पहले पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश, उत्तर में ज्वार गेहूं का क्षेत्र, गेहूं का मध्य क्षेत्र, चावल गेहूं का प्रदेश, संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश मालवा चावल प्रदेश, संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश में चावल प्रदेश, ठीक है, संपूर्ण पूर्वी चावल प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की कृषि विभाग ने 5 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। कृषि प्रदेशों को 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मानचित्र की अवस्थिति के अंतर्गत जो हमारे 5 कृषि प्रदेश हैं, जो कृषि विभाग ने इन कृषि प्रदेशों को विभाजित किया गया है, तो इनका अवस्थिति देख लेते हैं, इनका स्थान देख लेते हैं कि किन क्षेत्रों को किन कृषि प्रदेशों का दर्जा दिया गया है, किन कृषि प्रदेशों को किन क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा देखेंगे तो 5 क्षेत्र बताए हैं, इनने कृषि के 5 क्षेत्र बताए हैं। कौन कौन से बताए हमने देखे, पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश देखे, उत्तर में ज्वार गेहूं का क्षेत्र देखे, गेहूं का मध्य क्षेत्र देखे, चावल गेहूं का प्रदेश देखे और संपूर्ण पूर्वी चावल प्रदेश देखे, ठीक है, पूर्वी चावल प्रदेश देखे। इस प्रकार कितने प्रदेश देख लिए हमने, 5 प्रदेश देख लिए। किस विभाग ने इस प्रदेशों को विभाजित किया गया है, तो कृषि विभाग ने इन प्रदेशों को विभाजित किया गया है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की मानचित्र के अंतर्गत ये कृषि प्रदेश किन किन क्षेत्रों में आएंगे, इनकी अवस्थिति कहाँ होगी। तो पहला देखते हैं, पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश देखेंगे, है ना। पहला देखेंगे पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश देखेंगे। ये हमारा क्षेत्र मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है, ये पूर्वी क्षेत्र पड़ेगा, ये उत्तरी क्षेत्र पड़ता है और ये दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश, हमारा ये पश्चिम भाग पड़ता है और पश्चिम में ही कौन सा पठार स्थित है, मालवा का पठार स्थित है। तो पश्चिम में ही काली मिट्टी का मालवा प्रदेश। और हमने मिट्टी वाले वीडियो में देखा था कि सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है मिट्टी, हमारे कौन से प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, जो काली मिट्टी है सर्वाधिक कौन से प्रदेश में पाई जाती है। हमने देखे थे कि जो काली मिट्टी है जो मालवा के पठार में सर्वाधिक पाई जाती है, और मालवा के पठार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी थी, साधारण काली मिट्टी थी, जो उत्तरी मालवा और दक्षिणी मालवा में पाई जाती थी, ठीक है। उत्तरी मालवा और दक्षिणी मालवा में सर्वाधिक पाई जाती थी। तो मालवा प्रदेश में देखेंगे, पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश देखेंगे, तो काली मिट्टी का मालवा प्रदेश उसी के कारण उसका नाम रखा गया है, ठीक है। काली मिट्टी की अधिकता के कारण उसका नाम पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश रखा गया है, ठीक है। अब इन प्रदेशों के अंतर्गत देखेंगे कि जिले कौन कौन से सम्मिलित किए गए हैं। पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश तो बता दिया गया है हमको, मैप की अवस्थिति के अनुसार भी हमने देख लिए हैं, ठीक है। पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश तो देख लिए हैं, अवस्थिति के अनुसार भी देख लिए हैं। तो अब जिले देखेंगे कि कौन कौन से जिले इनके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। तो पश्चिम में काली मिट्टी के मालवा प्रदेश के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा, पश्चिम में काली मिट्टी के मालवा प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएगा रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, इंदौर, देवास, और यहाँ पे आगर मालवा, राजगढ़, मंदसौर और नीमच के इन क्षेत्रों को मिलाकर पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश बन जाता है। मालवा अंचल के जितने भी जो जिले आते हैं उन जिलों को सम्मिलित करके पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश के अंतर्गत उन जिलों को सम्मिलित किया गया, ठीक है। मालवा के अंतर्गत देखे थे हमने कितने जिले आते हैं, उन सभी जिलों को पश्चिम में काली मिट्टी के मालवा प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। दूसरा देखेंगे तो उत्तर में ज्वार का गेहूं क्षेत्र, उत्तर में ज्वार गेहूं का क्षेत्र देखेंगे तो ये उत्तर में जो पड़ता है, यहाँ ज्वार व गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए जो मध्य प्रदेश की कृषि विभाग ने इसको दूसरा क्षेत्र के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है। दूसरे कृषि प्रदेश के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है, चिन्हित किया गया। उत्तर में ज्वार गेहूं का क्षेत्र, तो यहाँ ज्वार और गेहूं की खेती सर्वाधिक होती है।
तो इन ज्वार गेहूं के क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां होगा? यहाँ पे श्योपुर, भिंड, मुरैना पड़ेगा, यहाँ पे दतिया पड़ेगा, ग्वालियर पड़ेगा, शिवपुरी पड़ेगा, अशोकनगर पड़ेगा, गुना पड़ेगा। ठीक है, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी के कुछ जिले सम्मिलित हो गए जो उत्तर में ज्वार गेहूं के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, उत्तर में ज्वार गेहूं के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अब तीसरा देखेंगे तो गेहूं का मध्य क्षेत्र। तीसरा पड़ता है गेहूं का मध्य क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का मानचित्र है। तो कृषि विभाग ने तीसरा जो क्षेत्र है तो कौन सा क्षेत्र का दर्जा दिया गया? उसको गेहूं का मध्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें तीसरे नंबर का गेहूं का मध्य क्षेत्र। अब गेहूं का मध्य क्षेत्र बोला है तो मध्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिलों का विस्तार होगा? गेहूं के मध्य क्षेत्र के अंतर्गत देख रहे हैं कि यहाँ पे पड़ता है होशंगाबाद पड़ता है, हरदा पड़ेगा, बैतूल पड़ेगा। ठीक है, उत्तर में बात करेंगे तो विदिशा, रायसेन, सागर पड़ेगा, दमोह पड़ेगा, नरसिंहपुर पड़ेगा और सिवनी के कुछ जिलों को मिलाकर के गेहूं का मध्य क्षेत्र बना दिया गया है। ठीक है, कृषि विभाग द्वारा तीसरे गेहूं का मध्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, तो तीसरे स्थान पे रखा गया है गेहूं का मध्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमने जिले देखे कौन कौन से जिले आते हैं। अब चौथे प्रदेश की बात करेंगे तो चौथा प्रदेश कौन सा है हमारा? चावल गेहूं का प्रदेश। चावल और गेहूं का प्रदेश, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां पे चावल और गेहूं दोनों फसलें उगाई जाती है। ठीक है, पहले में देखेंगे तो काली मिट्टी। काली मिट्टी के अंतर्गत देखेंगे कि फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो बाद में देखेंगे। बाद में देखते हैं कि काली मिट्टी के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें होती है, तो काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें हम देख लेंगे। ठीक है, दूसरा ज्वार गेहूं का क्षेत्र, जैसे नाम से ही स्पष्ट है ज्वार व गेहूं, तो ज्वार व गेहूं दोनों फसलें इसमें उगाई जाती है। उत्तर में ज्वार गेहूं के क्षेत्र में ज्वार व गेहूं दोनों फसलें उगाई जाती है। तीसरे में बात करेंगे तो गेहूं का मध्य क्षेत्र, तो यहाँ सर्वाधिक गेहूं ही उगाई जाती है। सर्वाधिक प्रमुख फसल कौन सी है? तीसरा क्षेत्र हमारा गेहूं का मध्य क्षेत्र है, तो ये मध्य क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूं उगाई जाती है। अब चौथे क्षेत्र की बात करेंगे तो चावल गेहूं का प्रदेश है। चावल गेहूं का प्रदेश है, तो यहाँ चावल के साथ साथ गेहूं भी उगाई जाती है, इसलिए चावल गेहूं का प्रदेश नाम दिया गया है। अब ये क्षेत्र चावल गेहूं का प्रदेश नाम दिया गया है, तो यहाँ इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे होगा? ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा हमारा सतना, यहाँ पे पड़ेगा छतरपुर पड़ेगा, छतरपुर सतना पड़ेगा। ठीक है, सागर के कुछ जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। पन्ना जिला पड़ेगा, यहाँ पे जबलपुर पड़ेगा, कटनी पड़ेगा। सिवनी के कुछ दक्षिण तक देखेंगे, सिवनी की कुछ भाग सिवनी का सम्मिलित होगा। दक्षिण तक एक पेटी के रूप में चावल गेहूं के प्रदेश को सम्मिलित किया गया। ठीक है, कौन कौन से जिले देखे? यहाँ पे छतरपुर देखे, पन्ना देखे, सतना देखे। ठीक है, दमोह का कुछ जिला पड़ेगा इसके अंतर्गत, जबलपुर का कुछ जिला पड़ेगा, कटनी का पड़ेगा, आंशिक रूप से पड़ेंगे, सिवनी का आंशिक रूप से पड़ेगा। और दक्षिण में एक पेटी तक ये विस्तृत है। कितना है? दक्षिण भाग में यानी एक पूरी पेटी ही ले लीजिए, एक पूरी पेटी के रूप में यह प्रदेश स्थित है, चावल गेहूं के प्रदेश के रूप में। ठीक है, यह पूरे प्रदेश के रूप में दक्षिण तक एक पेटी के रूप में चावल गेहूं के प्रदेश के रूप में अवस्थित है, या उनको चिन्हित किया गया है। मतलब कृषि विभाग ने उसको चिन्हित करके एक कृषि प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अब पांचवा कृषि प्रदेश देखेंगे तो संपूर्ण पूर्वी में चावल प्रदेश की बात करेंगे, तो संपूर्ण पूर्वी जो मध्य प्रदेश पड़ता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो पश्चिम में काली मिट्टी देखेंगे, और जो पूर्व जो बच जाता है, पूर्वी में जो संपूर्ण पूर्वी भाग है मध्य प्रदेश का, उसमें किसकी कृषि की जाती है? चावल की कृषि सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। तो संपूर्ण पूर्वी भाग को चावल प्रदेश के रूप में चिन्हित किया गया, चावल प्रदेश का दर्जा दिया गया। किसने दिया है? मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने दिया है। तो कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। तो 5 कृषि प्रदेश के नाम देख लिए, उनकी अवस्थिति देख लिए और जिले देख लिए। तो 5वां कृषि प्रदेश कौन सा था? संपूर्ण पूर्वी में चावल प्रदेश। संपूर्ण पूर्वी में चावल प्रदेश था, तो हम चावल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाएंगे? इसमें पड़ेगा आंशिक रूप से सतना जिला पड़ेगा, रीवा पूरा पड़ जाएगा, सीधी, सिंगरौली पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, बालाघाट के जिले पड़ेंगे, सिवनी का आंशिक जिला पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जबलपुर, कटनी के कुछ आंशिक रूप से जिले इनके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे? संपूर्ण पूर्वी चावल प्रदेश के अंतर्गत इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कृषि जलवायु प्रदेश के नाम देख लिए, उनसे संबंधित क्षेत्र देख लिए, जिले देख लिए, कौन कौन से जिले उनके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अब बात करेंगे फसलों के आधार पर जो मध्य प्रदेश को कितने जलवायु कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। फसलों के उत्पादन के आधार पर कि मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में फसलों की विविधता पाई जाती है, तो इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने जो मध्य प्रदेश के जो फसलों के आधार पर इन क्षेत्रों को विस्तृत कर दिया। इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया कि ये फसल उत्पादन वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं,
तो इनके आधार पर फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। फसलों के आधार पर 7 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। फसलों के उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। इसके पहले कृषि विभाग द्वारा 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया था, लेकिन फसलों के उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फसलों को 7 कृषि प्रदेशों में बांटा गया। पहले 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया था, उसके बाद 7 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। किसके आधार पर? फसलों की उत्पादकता के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर, फसलों के प्रोडक्शन के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटा गया। लेकिन इसके पहले किसने बांटा था? कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया था। जिसमें मध्य प्रदेश का मानचित्र अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख कृषि प्रदेशों को दर्शाता है। और फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। यह मध्य प्रदेश का मानचित्र है, जो मध्य प्रदेश के 7 कृषि प्रमुख क्षेत्रों को दर्शाता है। 7 कृषि प्रदेश क्षेत्रों को दर्शाता है। फसलों के आधार पर बात करेंगे, मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि प्रदेश में बांटा गया। तो ये 7 कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के 7 प्रमुख कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला क्षेत्र कौन सा होता है हमारा? पहले कृषि प्रदेश की बात करेंगे तो ज्वार का क्षेत्र होता है। पहला ज्वार का क्षेत्र है, दूसरा गेहूं व ज्वार का सम्मिलित क्षेत्र हो गया, तीसरा गेहूं व कपास का क्षेत्र हो गया, चौथा कपास का क्षेत्र हो गया, पांचवा चावल व कपास का क्षेत्र हो गया, छठवां चावल कपास ज्वार का क्षेत्र हो गया, सातवां चावल का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के 7 कृषि क्षेत्र हैं, जो फसलों की उत्पादकता के आधार पर, फसलों की प्रोडक्शन के आधार पर 7 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है। यह 7 कृषि प्रदेशों के नाम इस प्रकार हैं। अब इन कृषि प्रदेशों को देखेंगे कि मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में इन कृषि प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है, इन कृषि प्रदेशों को विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि प्रदेशों में तो बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रदेशों को मध्य प्रदेश में विभक्त किया है, कौन कौन से कृषि प्रदेशों को किस किस क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पहले तो बात करेंगे ज्वार का क्षेत्र। मध्य प्रदेश में ज्वार का क्षेत्र, तो ज्वार के क्षेत्र की बात करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जिसे नाम रखा गया है ज्वार क्षेत्र, तो सर्वाधिक जहां ज्वार का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उस क्षेत्र को ज्वार क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। पहले नंबर की बात करेंगे ज्वार क्षेत्र। हम मानचित्र की अवस्थिति के अनुसार दर्शा दिएंगे कि पहला क्षेत्र ज्वार का क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र गेहूं व ज्वार का क्षेत्र है। तो दूसरा क्षेत्र देख रहे हैं गेहूं व ज्वार का क्षेत्र। सम्मिलित रूप से इन क्षेत्रों में गेहूं व ज्वार का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। मतलब गेहूं के साथ साथ ज्वार का भी उत्पादन होता है। दूसरे क्षेत्र की बात की, गेहूं व कपास का क्षेत्र तीसरा नंबर है। तो ये उत्तरी मालवा के पठार में देखेंगे कि तो गेहूं व कपास का क्षेत्र सम्मिलित रूप से किया जाता है। मतलब गेहूं के साथ साथ कपास का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कपास का क्षेत्र, तो चौथा जो है कपास का क्षेत्र देख रहे हैं मैप में, चौथे नंबर का कपास का क्षेत्र दर्शाया गया। ये क्षेत्र कपास का क्षेत्र है। तो कपास का क्षेत्र है, तो इसमें सिर्फ कपास ही उत्पादन होता है। मतलब सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित कृषि कौन सी होगी? सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित कृषि कौन सी होगी? कपास। ठीक है, पांचवा चावल व कपास का क्षेत्र है। तो 5वां नंबर का देख रहे हैं, तो 5वां नंबर का कौन सा है? चावल व कपास का क्षेत्र। इसमें सम्मिलित रूप से चावल प्लस कपास, मतलब दोनों की खेती की जाती है, दोनों की कृषि की जाती है। इनका प्रोडक्शन यानी उत्पादन भी दोनों ही रूप में होता है। मतलब चावल भी उतना ही होता है, कपास भी उतना ही होता है। इसलिए इन क्षेत्रों को चावल व कपास का क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, छठवां है चावल कपास ज्वार का क्षेत्र। मतलब सम्मिलित रूप से तीनों की खेती इसमें की जाती है, तीनों की कृषि की जाती है। यहाँ बात करेंगे यहाँ की जो मिट्टी की विविधता है, यहाँ की मिट्टी की जो जलवायु है, इन कृषि के लिए उपयुक्त है। इन तीनों की कृषि यहाँ पे की जाती है। चावल की कृषि, ज्वार की, कपास और ज्वार, इन तीनों की कृषि यहाँ पर की जाती है। इन चावल कपास और ज्वार, इन फसल के लिए यहाँ का जो क्षेत्र है उपयुक्त है, यहाँ की मिट्टी उपयुक्त है, यहाँ की जलवायु उपयुक्त है। तो 6वें नंबर का जो प्रदेश हो गया हमारा कौन सा? चावल कपास ज्वार का क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये फसल के आधार पर बात कर रहे हैं हम। और 7वां नंबर का देखेंगे तो चावल का क्षेत्र, जो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, जैसा हमने देखी है। 5वां नंबर का संपूर्ण पूर्वी में चावल प्रदेश की बात करेंगे, तो फसलों के आधार पर भी संपूर्ण पूर्वी को चावल प्रदेश के रूप में ही सम्मिलित किया गया है, विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 7वां में चावल प्रदेश है। 7वां में कौन सा प्रदेश है? चावल प्रदेश है। ठीक है, फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। इसका नाम देखिए, मध्य प्रदेश की मानचित्र के अंतर्गत अवस्थित देखिए। अब देखेंगे इनसे सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं, इन क्षेत्रों के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं। जैसा ज्वार क्षेत्र है, तो ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित जिले कौन कौन से होंगे?
पहला हमारा ज्वार क्षेत्र दर्शाया गया है, इसके अंतर्गत देखते हैं कि जिले कौन कौन से आएंगे। पहले तो पड़ेगा यहाँ पे शिवपुर पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भिंड, यहाँ पे भिंड पड़ेगा, यहाँ पे मुरैना पड़ेगा। मुरैना का जो पश्चिमी भाग है उसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नीचे की बात आएंगे तो ग्वालियर का जो पश्चिमी भाग है, ग्वालियर के पश्चिमी भाग को सम्मिलित किया गया है। बीच में शिवपुरी पड़ेगा, उसके पश्चिमी भाग को सम्मिलित किया गया है। अशोकनगर पड़ेगा, उसके पश्चिमी भाग को, और गुना का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। किसके अंतर्गत? ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। दूसरा कौन सा है? गेहूं व ज्वार का क्षेत्र। मतलब पहले क्षेत्र में तो सिर्फ ज्वार क्षेत्र है, मतलब सिर्फ ज्वार की खेती करते हैं, मतलब सर्वाधिक प्रोडक्शन जो होता है इनका ज्वार का होता है। लेकिन दूसरे नंबर का देखते हैं गेहूं व ज्वार का क्षेत्र। तो दूसरे नंबर में यह क्षेत्र देख रहे हैं और मैप में दर्शाया गया है। दूसरे नंबर का जो क्षेत्र है गेहूं व ज्वार का क्षेत्र है। तो गेहूं के साथ साथ किसका उत्पादन भी करते हैं? गेहूं के साथ साथ ज्वार फसल का भी उत्पादन करते हैं। यहाँ क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन सा होगा, कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत पूर्णतः आंशिक रूप से सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पड़ेगा हमारा मुरैना जिला पड़ेगा, ठीक है, यहाँ मुरैना जिला पड़ेगा। मुरैना जिले का पूर्वी भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। यहाँ देखेंगे दतिया पड़ेगा, दतिया संपूर्ण रूप से सम्मिलित है। ग्वालियर का पूर्वी भाग पड़ेगा, शिवपुरी का पूर्वी भाग, अशोकनगर का पूर्वी भाग पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे विदिशा पड़ेगा, रायसेन पड़ेगा, ठीक है, रायसेन पड़ेगा, विदिशा पड़ेगा, इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सागर पड़ेगा, दमोह जिला पड़ेगा, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, छतरपुर, इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। सतना, ठीक है, पन्ना, सतना, इन जिलों को सम्मिलित किया गया है। और इन प्रदेशों को क्या नाम दिया गया है? गेहूं व ज्वार का क्षेत्र। मतलब इन प्रदेशों में गेहूं व ज्वार की खेती की जाती है, गेहूं व ज्वार का उत्पादन किया जाता है। अब तीसरा क्षेत्र कौन सा है हमारा? गेहूं व कपास का क्षेत्र, ठीक है। तीसरा क्षेत्र कौन सा है? गेहूं व कपास का क्षेत्र। तो तीसरा क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ गेहूं व कपास का उत्पादन किया जाता है। तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं जिले कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत जिलों की बात करेंगे तो यहाँ पड़ जाएगा नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़ पड़ेगा, यहाँ पे उज्जैन पड़ेगा। उज्जैन के बाद कौन सा पड़ेगा? उज्जैन, देवास पड़ जाएगा, ठीक है, आगर मालवा, शाजापुर, इन जिलों में क्या गेहूं व कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इन गेहूं व कपास के उत्पादन के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? गेहूं व कपास का क्षेत्र इसका नाम दे दिया गया, ठीक है। तो तीसरे नंबर का जो हमारे कृषि प्रदेश है, तीसरे नंबर का कृषि प्रदेश भी देख लिए, उनकी अवस्थिति देख लिए, और उनकी अवस्थिति के अंतर्गत देख लिए कि इनके अवस्थिति के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं। चौथे प्रदेश की बात करेंगे तो चौथा प्रदेश है कपास का क्षेत्र, यानी सर्वाधिक मात्रा में यहाँ कपास ही होता है, इसलिए इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को कपास का क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, या कपास के क्षेत्र के रूप में इसको विभाजित किया गया, चिन्हित किया गया, ठीक है। यहाँ की जलवायु की विविधता और यहाँ के पाए जाने वाली मिट्टियां भी, जलवायु प्लस मिट्टी भी उपयुक्त है इस फसल के लिए, इसलिए जो इस क्षेत्र को कपास का क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो चौथा देखेंगे कपास का क्षेत्र। अब देखेंगे कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। रतलाम देखेंगे, ऊपर रतलाम पड़ेगा, यहाँ पे झाबुआ पड़ेगा, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन का आंशिक रूप से जिला, खरगोन का पूर्ण रूप से जिला, खंडवा का आंशिक रूप से जिला सम्मिलित किया गया है, और यहाँ पे पड़ेगा धार। तो कपास क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले हो जाएंगे? रतलाम हो जाएगा, झाबुआ हो जाएगा, अलीराजपुर हो जाएगा, बड़वानी हो जाएगा, खरगोन हो जाएगा, धार हो जाएगा। इन जिलों में सिर्फ कपास, यानी सर्वाधिक कपास की ही खेती होती है, ठीक है। अब पांचवा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है हमारा? चावल व कपास का क्षेत्र, मतलब चावल के साथ साथ कपास का भी उत्पादन किया जाता है ना, ठीक है। तो यह क्षेत्र कौन सा है? चावल व कपास का क्षेत्र। अब देख लेते हैं, यह चावल व कपास का क्षेत्र है 5वें नंबर का। इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से सम्मिलित होंगे, ठीक है। चावल व कपास के क्षेत्र के अंतर्गत जिले की बात करेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा हमारा बुरहानपुर जिला पड़ेगा, खंडवा जिला पड़ेगा, ठीक है, हरदा पड़ेगा, कुछ भाग आंशिक रूप से होशंगाबाद का कुछ भाग पड़ेगा। लेकिन पूर्णतः देखा जाए तो यहाँ जो बुरहानपुर और खंडवा जो ऐसे दो जिले हैं जहां पर चावल व कपास की सम्मिलित रूप से खेती की जाती है। यहाँ की जलवायु उपयुक्त है, यहाँ की मिट्टी, ये दो फसल के लिए उपयुक्त है। कौन कौन सा? खंडवा और बुरहानपुर। तो चावल और कपास के क्षेत्र के अंतर्गत देखिए कि यहाँ पड़ेगा खंडवा, ठीक है, यहाँ पड़ेगा बुरहानपुर, ये दो जिले उपयुक्त हैं, ठीक है। अब बात करेंगे चावल व कपास व ज्वार क्षेत्र। छठवा कौन सा है हमारा? छठवा कृषि प्रदेश की बात करेंगे तो चावल, कपास व ज्वार क्षेत्र छठवा कृषि प्रदेश के क्षेत्र के रूप में हमने देखे, जिसकी अवस्थिति मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत यह है। इस प्रदेश को चावल, कपास व ज्वार क्षेत्र के रूप में कृषि प्रदेश में विभक्त किया गया है। अब इस कृषि प्रदेश के अंतर्गत जिले कौन कौन से सम्मिलित होंगे? तो चलिए जिले कौन कौन से सम्मिलित हुए चलिए देखते हैं। यहाँ पड़ेगा होशंगाबाद पड़ेगा, यहाँ नरसिंहपुर पड़ेगा,
होशंगाबाद, नरसिंहपुर पड़ेगा, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल पड़ेगा, छिंदवाड़ा पड़ेगा, सिवनी पड़ेगा। ठीक है, सिवनी जिले का भी आंशिक रूप इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक है, कौन कौन से जिले पड़ेंगे, चलिए देखते हैं। होशंगाबाद पड़ेगा, नरसिंहपुर पड़ेगा, छिंदवाड़ा पड़ेगा, बैतूल पड़ेगा, सॉरी, उसके बाद छिंदवाड़ा पड़ेगा, फिर सिवनी का आंशिक रूप से जिले। इन जिलों के अंतर्गत कौन सा, चावल, कपास और ज्वार क्षेत्र को सम्मिलित किया गया। मतलब इस क्षेत्र में चावल, कपास और ज्वार की खेती के लिए, वहां की फसल के उत्पादन के लिए, वहां की कृषि के लिए मिट्टी व जलवायु उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को चावल, कपास और ज्वार क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब 7वां जलवायु प्रदेश कौन सा है हमारा, चावल का क्षेत्र। 7वां जलवायु प्रदेश कौन सा है, चावल का क्षेत्र। जैसे कृषि विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो पूर्वी क्षेत्र है चावल के उत्पादन के लिए, चावल की कृषि के लिए उपयुक्त है, वहां की जलवायु और मिट्टी जो है चावल की कृषि के लिए उपयुक्त है। किसने बोला था, कृषि विभाग ने बोला था। तो जब फसलों के आधार पर भी इसका निष्कर्ष निकाला गया, तो फसलों के आधार पर भी यह जो चावल पूर्वी जो क्षेत्र है चावल के क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, चावल उत्पादन के लिए जो पूर्वी क्षेत्र है उपयुक्त है। संपूर्ण पूर्वी में चावल प्रदेश का भी नाम स्पष्ट है, तो चावल क्षेत्र फसल के आधार पर भी सातवां क्षेत्र कौन सा होगा, हमारा चावल क्षेत्र हो जाएगा। तब चावल क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे कि जिले कौन कौन से आते हैं। चावल क्षेत्र के अंतर्गत बात करेंगे तो रीवा आ जाएगा, रीवा, सतना, सीधी, सहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट के जिले होते हुए जबलपुर के कुछ जिले आ जाएंगे इसमें, है ना। जबलपुर, कटनी इन जिलों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से जिले सम्मिलित किया गया है, रीवा के बाद सिंगरौली, सीधी, सहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर व कटनी के जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, चावल का क्षेत्र के अंतर्गत इन जिलों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार हमने देखे मध्य प्रदेश की कृषि। मध्य प्रदेश की कृषि के अंतर्गत क्या क्या देख लिया हमने कि कृषि विभाग ने जो है मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। 11 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। मध्य प्रदेश का मानचित्र बना लिए। मध्य प्रदेश में 11 जलवायु प्रदेशों की अवस्थिति को दर्शाए, उनके बारे में देखिए, उनका क्षेत्र कौन कौन सा है वो देखें। ठीक है, फिर देखें कि कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है। तो कृषि विभाग ने मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को जो कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया उसका मानचित्र यह है। इसके अंतर्गत भी इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में भी हमने देखे हैं। ठीक है, अब फिर बात करेंगे कि जो फसलों के आधार पर जो मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, उन प्रदेशों का भी नाम देखिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत देखिए कि उन जो क्षेत्रों को उसके अंतर्गत सम्मिलित, उन क्षेत्रों को देखिए। मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत उन क्षेत्रों की अवस्थिति को देखिए, उनसे संबंधित जिलों को देखिए। इस प्रकार मध्य प्रदेश की कृषि के अंतर्गत हम इतनी जानकारी देखें। अब देखेंगे इसके आगे देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की कृषि की जाती है, कौन कौन सी कृषि की जाती है और कौन कौन से जिले में कौन कौन से फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उन फसलों के आधार पर ही उन जिलों को जाना जाता है। तो चूंकि उत्पादकता के आधार पर ही उन फसलों को जाना जाता है। जैसे पन्ना को आंवला जिला जाना जाता है, इस प्रकार बालाघाट को चावल जिले के रूप में जानते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि विभिन्न जिलों को किन नामों से जाना जाता है और जो फसल है मध्य प्रदेश की कौन कौन सी फसलें होती है, कौन कौन से सीजन में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है, व्यापारिक फसल कौन सी होती है, नकदी फसल कौन सी होती है, इस प्रकार हम अन्य जानकारी देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।